Hi everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ओजोन लेयर डिप्लेशन जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें JKSSV फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, तो जनरल साइंस का एक टॉपिक है, दैट इज़ ओजोन लेयर डिप्लेशन। इसके आज हम MCQs करेंगे और MCQs के साथ साथ थोड़ा हम इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कंसिक्वेंस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। इसमें से कौन सा जो है कंसिक्वेंस, मतलब इसका अगर आप बोल सकते हैं इसका रिजल्ट जो है नहीं है ओजोन लेयर डिप्लेशन से क्या क्या होता है। इंक्रीज अल्ट्रावायलेट रेज, बिल्कुल अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं वो इंक्रीज होती हैं। मैलिग्नेंट मेलानोमा अनदर फॉर्म ऑफ स्किन कैंसर। अगर अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा होंगी तो इससे स्किन कैंसर का जो खतरा है वो ज़्यादा रहेगा, ये भी बिल्कुल सही है। साइनोबैक्टीरिया आर सेंसिटिव टू UV रेडिएशन एंड वुड बी अफेक्टेड बाय इट्स इंक्रीज। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया आर सेंसिटिव टू UV रेडिएशन और ये अफेक्टेड करेगा बाय इट्स इंक्रीज। ठीक है, और लास्ट में ऑप्शन जो है टाइड्स। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट बिल्कुल राइट है, सेकंड भी ठीक है, और थर्ड जो है साइनोबैक्टीरिया, ये भी इसका जो है इससे काजेस होते हैं। तो फोर ऑप्शन है टाइड्स, तो टाइड इसका जो आंसर नहीं है, तो इट मीन्स इसका जो फर्स्ट थ्री जो है बिल्कुल ठीक है। जहाँ पे पूछा गया है कि ओजोन लेयर डिप्लेशन से इसका कंसिक्वेंस नहीं होता है, ठीक है, तो टाइड से इसका आंसर आएगा। पहले आंसर जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका रिजल्ट है, और फोर्थ जो ऑप्शन है इसका कंसिक्वेंस नहीं है। तो जहाँ पे ऑप्शन रहेगा आपका डी, दैट इज टाइड्स। देखिए, ओजोन लेयर डिप्लेशन का मीनिंग होता है थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लेशन का मीनिंग होता है ओजोन लेयर का पतला होना, थिन होना इन द अपर एटमॉस्फेयर। ठीक है, दैट इज हार्मफुल टू नेचर एंड द एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो हार्मफुल होता है नेचर के लिए और एटमॉस्फेयर के लिए। ओजोन लेयर डिप्लेशन इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम फॉर द एटमॉस्फेयर एंड आल्सो फॉर ऑल द लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग द फ्लोरा एंड फौना ऑफ दिस अर्थ। ठीक है, उसके साथ अगर हम बात करें, ओजोन लेयर डिप्लेशन जो है एक मेजर प्रॉब्लम है एटमॉस्फेयर के लिए, और जितने भी लिविंग बींग्स हैं, लिविंग बींग्स में आपके फ्लोरल फौना यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनके लिए सबके लिए जी क्या है, हार्मफुल है। अगर ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है मतलब ओजोन लेयर का क्या होना, पतला होना। तो ठीक है, तो जितनी पतली होगी तो इतनी यूवी रेस ज़्यादा आएंगी, और यूवी रेस जितनी ज़्यादा आएगी इससे क्या होगा, इफेक्ट होगा फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, तो ओजोन लेयर डिप्लेशन का जहाँ पे मीनिंग यही है कि थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई यूवी रेडिएशन इज़ हायर इन समर। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यूवी रेडिएशन जो है क्यों समर में ज़्यादा हाई होती है। द सन इज़ क्लोजर टू प्लैनेट अर्थ, सो यूवी रेज हैव अ शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल टू रीच अस। फर्स्ट, यहाँ पे जो सन जो है क्लोजर होता है प्लैनेट अर्थ प्लैनेट के, इसलिए जो यूवी रेस होती हैं उसका शॉर्टर डिस्टेंस होता है ट्रैवल टू रीच अस। सेकेंड, देर इज़ मोर ओजोन्स इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग समर। क्या इससे ऑप्शन ये बनता है कि उसमें उस समय समर के टाइम बहुत सारे ओजोन्स होते हैं एटमॉस्फेयर में। थर्ड, द सन इज़ पर्टिकुलरली बिजी इन समर। तो जहाँ पे सन क्या होता है, सन पर्टिकुलरली बिजी इन समर, नन ऑफ दिस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समर रेडिएशन जो यूवी रेडिएशन होती हैं वो समर में इतनी हायर क्यों होती हैं। तो जहाँ पे ऑप्शन रहेगा आपका ए, क्योंकि सन क्लोजर होता है प्लैनेट अर्थ के, सो इसलिए यूवी रेस जो है, यूवी रेस के पास जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। सो यूवी रेस हैव अ शॉर्टर डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूवी रेस के पास जो डिस्टेंस होता है वो शॉर्टर होता है, इसी की वजह से वो डिस्टेंस टू ट्रेवल टू रीच अस। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की, व्हेन वाज द फर्स्ट ओजोन होल डिस्कवर्ड। कौन से ईयर में फर्स्ट ओजोन होल डिस्कवर्ड किया गया। क्या वो 1980s में किया गया, 1950 में किया गया, 1970 में किया गया, या 1990 में किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला फर्स्ट ओजोन होल डिस्कवर्ड कब हुआ। तो ये ऑप्शन है आपके पास, देखते हैं इसका राइट आंसर। और इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 1970। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया व्हेन वाज द फर्स्ट ओजोन होल डिस्कवर्ड, सो आंसर होगा आपका 1970। अब जहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्ड ये है कि ओजोन होल है क्या।
तो ओजोन होल आपने पढ़ा, ओजोन होल क्या है? क्या ओजोन में वहाँ पे सुराख हो गया है? क्या ओजोन में वहाँ पे कोई ऐसा मतलब होता है जैसे गड्ढा पड़ गया है? तो उसी के बारे में बात करिए ओजोन होल अक्सर में क्या है, ठीक है। एन एरिया इन द ओजोन लेयर वेयर द अमाउंट ऑफ ओजोन इज रिड्यूस्ड। इस बात को समझने की जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओजोन होल का मीनिंग होता है एस जो ओजोन लेयर का जो एरिया होता है, जहाँ पे जो ओजोन होता है वो क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है। रिड्यूस मतलब कम होना शुरू हो जाता है। सो दैट द हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन कैन पास थ्रू इट। तो इसका मीनिंग ये होता है जो भी सन से यूवी रेडिएशंस होती हैं, हार्मफुल यूवी रेडिएशंस आती हैं, वो ईजिली वहाँ से पास कर जाती हैं। तो मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया, जहाँ पे ओजोन का जो अमाउंट होता है वो उसको कम होना, उसको हम बोलते हैं ओजोन होल, ठीक है। तो जहाँ पे आप इसका जे मीनिंग है, जे नहीं समझने लगी ओजोन में कुछ सुराख हो गया या कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ओजोन जे आप इजीली समझ सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन विच स्पेयर ओजोन लेयर डिप्लेशन इज फाउंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि कौन से स्पेयर में ओजोन लेयर डिप्लेशन जो है वो पाया जाता है, ठीक है। तो क्या वो लोनस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, लिथोस्फीयर में या नॉर्दर्न जाके इनमें या इसमें से किसी में नहीं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कौन से स्पेयर में ओजोन लेयर डिप्लेशन जो है पाया जाता है। तो इसके जो आप जब भी इस वीडियो को देखोगे आप, तो इस वीडियो को कमेंट में आप बताते जाएंगे। जब भी मैं इसको आप जब भी कभी इस वीडियो को देखोगे तो आप इसको क्या करोगे, 1 बाय 1 क्वेश्चन को पास करके फिर आंसर देने की कोशिश करना, ताकि आपको, अगर आपने पहले से इसकी थ्योरी की हुई है तो आप इजीली इसको समझ सको। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी, दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। तो कौन से स्पेयर में ओजोन लेयर डिप्लेशन पाया जाता है, तो दैट इज आंसर होगा आपका स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, एवरीथिंग इन अर्थ सिस्टम कैन बी प्लेस्ड इनटू वन ऑफ द 4 मेजर सब सिस्टम्स। जितना भी अर्थ है, अर्थ सिस्टम को हमने कैसे किया है, प्लेस्ड किया इसको 4 मेजर सब सिस्टम है, जैसे कि लैंड हो गया, वाटर हो गया, लिविंग थिंग्स हो गई और एयर हो गया। दीज 4 सब सिस्टम्स आर कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं स्पेयर्स। किसको? लैंड, वाटर, लिविंग थिंग्स और एयर। और इस सभी 4 सब सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? स्पेयर्स। देखिए स्पेसिफिकली अगर आप देखा जाए तो लिथोस्फीयर किसको बोलते हैं हम? लैंड को। हाइड्रोस्फीयर में आ गया आपका वाटर, बायोस्फीयर में आपका आ गया लिविंग थिंग्स, और एटमॉस्फेयर में आपका एयर। ये आपको चीज़ें जो हैं याद रखने वाली हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करवा रहा हूँ साथ साथ में। तो स्पेसिफिकली ये इसमें आ गया लिथोस्फीयर लैंड, हाइड्रोस्फीयर वाटर, बायोस्फीयर आपका लिविंग थिंग्स हो गए, और एटमॉस्फेयर हो गया आपका एयर। क्वेश्चन नंबर 5, द डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय, ठीक है। ओजोन लेयर का डिप्लेशन जो होता है इसका क्या कारण रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड नाइट्रस ऑक्साइड, थर्ड मीथेन, या 4 क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें कौन सी जो है गैसेस का जो है कॉज रहता है? डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय, सो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। द डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सी एफ सी एक गैस है, यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस इंक्लूडिंग सॉल्वेंट्स के लिए, रिफ्रिजरेंट्स के लिए, एरोसोल्स के लिए, स्प्रेज के लिए, इसके लिए इसको क्या किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है। दे आर ऑर्गेनिक केमिकल एंड कंटेन कार्बन। इसमें क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, ठीक है। ये आप इसको याद कर रख सकते। क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट इज CFC एक गैस है फॉर वेरियस पर्पसेज इंक्लूडिंग जिसके सॉल्वेंट, रिफ्रिजरेंट्स एंड एरोसोल स्प्रेड्स के लिए। उसके बाद ये ऑर्गेनिक केमिकल है, और कंटेन इसमें क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। CFC जो है आर आल्सो, इसको ग्रीन हाउस गैसेज भी बोला जाता है। तो CFC अगर आप पूछा जाए तो क्या है, ग्रीन हाउस गैस है? तो आंसर होगा यस, CFC आर आल्सो ग्रीन हाउस गैसेज। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is a prime health risk associated with greater UV radiation through the atmosphere due to the depletion of the ozone layer। तो इसमें से आपने बताना कौन सा प्राइम हेल्थ रिस्क रहेगा एसोसिएटेड विद द ग्रेटर, अगर यूवी रेडिएशंस क्या होती है, बढ़ जाती हैं थ्रू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। सो आंसर रहेगा आपका, सॉरी ऑप्शन रहेंगे आपके पास, डैमेज टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज होगा? सेकंड, क्या इंक्रीज रिस्क ऑफ लीवर कैंसर, क्या लीवर में कैंसर होने का रिस्क जो ज़्यादा रहेगा? इंक्रीज रिस्क ऑफ स्किन कैंसर, क्या स्किन कैंसर का जो है रिस्क, मतलब स्किन कैंसर का होना ज़्यादा इसका इंक्रीज हो सकता है? या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं इसका राइट आंसर। और इसका जो राइट आंसर रहेगा इंक्रीज रिस्क ऑफ स्किन कैंसर। जितनी यूवी रेडिएशन बढ़ेगी, जितनी ओजोन लेयर डिप्लेशन होगी, कम होगी, पतली होती जाएगी, इससे क्या होगा, जो रिस्क है स्किन कैंसर का जो ज़्यादा रिस्क रहेगा।
अब इसमें एक टर्म है दैट इज़ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है, देखिए इसको समझते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है एक मेडिकली डिफाइंड डिसऑर्डर बोला जाता है दैट आर इफेक्ट द ब्रेन। ये किसको इफेक्ट करता है, ब्रेन एज वेल एज द नर्व्स फोन थ्रू द ह्यूमन बॉडी एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एक मेडिकली डिफाइंड इसको डिसऑर्डर बोला जाता है दैट इफेक्ट द, ये ब्रेन को इफेक्ट करेगा, उसके साथ नर्व्स जो जितनी फोन जैसे ह्यूमन बॉडी में जितनी नर्व्स होती हैं एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चरल बायोकेमिकल और इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मेलिटीज इन द ब्रेन। इससे क्या होगा, स्ट्रक्चरल होगा, बायोकेमिकल और इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मेलिटीज होगी ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और अदर नर्व्स कैन रिजल्ट इन द रेज ऑफ सिम्टम। ठीक है, तो इसका ये आप न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को कर सकते हो। वैसे इसमें एक ऑप्शन था वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द। मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल हुआ था वो किससे रिलेटेड है, क्या वो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, क्या वो ओजोन लेयर डिप्लेशन से रिलेटेड है, क्या वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जहाँ फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। तो इसको आप पास कर सकते हो, वीडियो को पास करके फिर आंसर इसका बता सकते हो। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी दैट इज ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो आंसर होगा आपका मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है ये किससे रिलेटेड है, ये है आपका ओजोन लेयर डिप्लेशन के रिलेटेड। फिर हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ओजोन लेयर प्रोटोकॉल जो है एक सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, जिसको सिंपली बोला जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। एक ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, किसके लिए डिज़ाइन की गई है, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस सब्सटेंसेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ओजोन लेयर अगर हम बात करें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट, आप इसको इतना ही याद करोगे, किसके लिए है, डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस सब्सटेंसेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन। उसके बाद अगर हम बात करें, ये साइन की गई 16 सितंबर 1987 में। इसमें सिग्नेटरीज थी, यानी कि 46 जो कंट्रीज थी, सिग्नेटरीज थी इसकी 46, और इफेक्टिव ये रही 1 जनवरी 1989। 1989 से इसने वर्क करना स्टार्ट किया और इसको साइन किया गया 1987 में। इसको आप समझ लेना कि 1987 में इसको साइन किया गया और इफेक्टिव ये रही, मतलब केम इनटू एग्जिस्टेंस में आई ये 1989 में। और इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस करते हैं, क्या कौन कौन सी लैंग्वेज है, अरेबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, उसके बाद फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ये आप इसको आपका ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। एंड ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस मेनली यूज्ड इन, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस जो सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ होते हैं, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, चिमनीज, ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़, कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन एप्लीकेशन एंड इन द मैन्युफैक्चर्स ऑफ फोम प्रोडक्ट्स। तो ये है 4 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से आपने बताना कि ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस मेनली कहाँ पे यूज़ होते हैं। सो ऑप्शन रहेंगे आपके पास ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि आपका बर्निंग फॉसिल फ्यूल एंड चिमनीज। ऑप्शन बी ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें से सी ऑल या ओनली फोर्थ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, और इसका राइट आंसर जो रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा ऑप्शन डी दैट इज़ फोर्थ पार्ट रहेगा आपका। कूलिंग और रेफ्रिजरेशन जो एप्लीकेशंस होती हैं, यानी कि जो ठंडा और रेफ्रिजरेशन जो जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं इन द मैन्युफैक्चर्स ऑफ फोम प्रोडक्ट, ये सबसे ज़्यादा यूज़ इससे क्या होता है, इससे ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस मेनली यूज़ होते हैं। ठीक है, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस मेनली यूज्ड इन कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन एप्लीकेशन एंड इन द मैन्युफैक्चर्स ऑफ फोम प्रोडक्ट्स। तो ये था आज का हमारा वीडियो MCQs ऑन ओजोन लेयर डिप्लेशंस। ये KSSB फाइनेंस कोड असिस्टेंट में है। वैसे भी अगर आप किसी भी KSSB एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपके वहाँ पे साइंस पोर्शन है तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली इस टाइप के टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब भी वीडियो देखोगे आप इसको वीडियो को पास कीजिए, पास करने के बाद इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए, देन आप वीडियो आगे चला सकते हैं। तो लास्ट में आपको यही बोलूँगा, अच्छी लगी है वीडियो लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।